Okay. Hello, students. Today I explain the chapter second, history from trade to territory. From trade to territory means का मतलब है कि जब EEIC in came in India फॉर ट्रेडिंग, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जैसा कि आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि ब्रिटिश EEIC एक व्यापारी के रूप में ना हो करके धीरे 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 अपने पावर को इंक्रीज करते हुए पूरे टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, मतलब पूरे इंडिया पर क्या हो गए, वो रूलर हो गए। तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब व्यापार से टेरिटरी तक। एक मतलब अब कॉलोनी, अपनी कॉलोनी डेवलप कर लिए इंडिया में, और इंडिया उसकी कॉलोनी हो गया, अर्थात उसके अधीन हो गया, कॉलोनाइजेशन। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द बिग आइडिया, राइज ऑफ मर्केंटलिज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड, European trading companies in India, English East India companies, early years in India, expansions of the British Empire, administrative structure under the British। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हिस्ट्री मेकर द कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जैसे हमने एक्सप्लेन किया था चैप्टर फर्स्ट में, क्या थे, वहाँ के जो किंग फिलिप थे उनके एम्बेसडर के रूप में इंडिया में आए थे 1611 में इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू ग्रांट द परमिशन फॉर ट्रेडिंग। द हॉकिंस कमांडेड एन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC शिप एंड रीच सूरत मुगल पोर्ट्स इन 1608 रिप्रेजेंटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स फर्स्ट। कौन से? जेम्स फर्स्ट। हॉकिंस सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग सर्टेन ट्रेड कंसेशन फ्रॉम द मुगल एम्परर। और जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य में सफल भी हुई है। वो 1608 में सबसे पहले सूरत पोर्ट पर उतरे और जहांगीर के कोर्ट में कुछ कंसेशन, जो राइट्स उनको लेना था बिजनेस व्यापार के लिए, उसको पाए। जहांगीर एज अ रिजल्ट ट्रेडिंग पोस्ट was established in सूरत by the EEIC in 1609। और इसके फलस्वरूप जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी कि सूरत में 1609 में अपने व्यापारिक पोस्ट को स्थापित करने के लिए। देयर इज द समरी एट अ ग्लैंस मर्केंटलिज्म एंड एक्सपेंसेशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। मर्केंटलिज्म मीन्स होता है वाणिज्यवाद, कॉमर्शलाइजेशन, एंड एक्सपेंसेशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड का मतलब यूरोपीय व्यापार को बढ़ाना। कैसे बढ़ा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज स्ट्रगल फॉर पावर। अब इसको हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, कार्नेटिक वार्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कार्नेटिक वार इन साउथ में फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार्स एंड थर्ड कार्नेटिक वार। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायarchy। एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन में सबसाइडरी अलायंस, डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लाइप्सी। तो ये कुछ पॉलिसीज थी जिसके तहत धीरे धीरे EEIC का पूरे इंडिया पर साम्राज्य हो गया। दिस इज द टाइम लाइन एंड नाउ स्टार्ट द चैप्टर। In this chapter you will unravel how the English East India Company EEIC which came as a trading company, मतलब जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया कि जो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में इंडिया में आई थी और इवेंचुअली बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। और धीरे धीरे कैसे वो इंडिया का एक सुप्रीम पावर बन गया, सर्वोच्च पावर, उसकी सत्ता उसके हाथ में हो गई, सब उसके अधीन हो गए, स्लेव हो गया इंडिया। यू विल स्टडी हाउ दे कंसोलिडेटेड देयर रूल, और कैसे अपना शासन किए। तो फर्स्ट हेडिंग्स है द मर्केंटलिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। The origin of the EIC and its power lay in the economic theory of mercantilism popular in Europe at that time।
तो फर्स्ट ऑफ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मर्केंटलिज्म और डिफिनीशन ऑफ व्हाट इज द मर्केंटलिज्म। तो मर्केंटलिज्म मीन्स होता है, मर्केंटलिज्म आल्सो कॉल्ड द कॉमर्शलिज्म is a system in which a country attempts to amass wealth through trades with other countries, the exporting more than its imports। मतलब मास वेल्थ अर्थात संपत्ति को मतलब बढ़ाना, और किसके थ्रू, व्यापार के थ्रू दूसरे देशों में, और दूसरे देशों की अपेक्षा या दूसरे देशों में एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, मोर देन इम्पोर्ट्स आयात करने, मतलब आयात करने से अधिक निर्यात करना, और इंक्रीजिंग स्टोर ऑफ गोल्ड्स एंड प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड और कीमती धातुओं को स्टोर करते हुए। मीन्स दिस according to this theory the prosperity of a country depends on its capability to produce more than, मतलब किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी समृद्धि इस चीज़ पर डिपेंड करती थी कि वो धनी देश धनी है या वेल्दियर है। कैसे कि कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर दैन, मतलब प्रोड्यूस मोर दैन इट्स कंज्यूम करना, मतलब प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, और कंज्यूम मतलब कंज्यूमर। एक होता उत्पादक और दूसरा होता उपभोक्ता। तो एंड एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट, मतलब उपभोग करने से ज़्यादा उत्पादन करना और इंपोर्ट करने से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, मतलब खरीदने से ज़्यादा बेचना, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड का मतलब होता है वन कंट्री से अनदर कंट्रीज, और उस समय केवल सी रूट थे व्यापार होने के, पोर्ट्स थे, विच वाज ऑलमोस्ट द होली कैरीड आउट बाई सी रूट्स। किसके द्वारा होता था? सी रूट्स। वाज इम्पॉर्टेंस इन द प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटलिज्म। इन 1498 द पोर्तुगीज नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर, जैसे कि आपको पहले से पता है कि 1498 में पोर्तुगीज नेविगेटर, पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया सी रूट, लॉन्ग सी रूट इंडिया फ्रॉम यूरोप। ट्रेडर्स हु चूज दिस रूट्स हैड टू सेल डाउन द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका एंड देन सेल अप अगेंस्ट द कालीकट। तो यूरोपियन ट्रेडर्स उसी मार्ग को चुने, और कहाँ से? वहाँ से चलते हुए वो अफ्रीका के टिप मतलब उसकी छोर पर लास्ट अटलांटिक ओशन से होते हुए फिर इंडियन ओशन, और देन तब वो कहाँ पहुँचे थे? कालीकट, मॉडर्न डे द कोझिकोड इन केरला। फॉर द यूरोपियन ट्रेडर्स this route became necessary because the Ottoman Empire in Turkey and West Asia had disrupted traditional land routes। क्योंकि उस समय सबसे हावी कौन सा था? ऑटोमान अम्पायर तुर्की में, जो मुस्लिम एम्पायर था वो, और वो इंटरप्ट करता था यूरोपियन ट्रेड को, रोकता था। Following this discovery, the first European to establish their trading and administrative center in India were the Portuguese। और रूट के डिस्कवरी होने के बाद सबसे पहले पोर्तुगीज़, मतलब पहले व्यापारिक कंपनी जो थी पुर्तगाल की थी, पोर्तुगीज़, वो एक प्रशासनिक सेंटर यहाँ पे स्थापित किया। नेक्स्ट हेडिंग, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। धीरे धीरे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कई आने को, जैसे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड EEIC। After the discovery of the sea route to India by Vasco da Gama, the Portuguese were followed by the Dutch। डच मतलब हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, फ्रेंच फ्रांस के लोगों को, एंड इंग्लिश मर्चेंट हु केम टू इंडिया टू ट्रेड इन स्पाइस एंड टेक्सटाइल। किसके लिए आते थे? हमारे यहाँ का बहुत फेमस था मसाले और टेक्सटाइल, मतलब कॉटन, कैल्को क्लॉथ, ढाका मसलिन, ये वर्ल्ड में फेमस था, यूरोपियन बड़ी इसकी मांग थी। दे इस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, और वो लोग अपने व्यापारिक केंद्रों को इंडिया में स्थापित किए। लेट अस स्टडी अबाउट दिस ट्रेडर्स इन डिटेल। फर्स्ट, पोर्तुगीज। द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर रीच इंडिया। दो दे लैंडेड इन कालीकट,
दियर इम्पॉर्टेंट कॉलोनियल सेटलमेंट वर गोवा, और उन लोगों ने सबसे पहले जो अपनी कॉलोनी स्थापित की कहाँ, गोवा, दमन एंड दीव। दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरी है। गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, वेस्टर्न एंड सदर्न कार्ड्स पर अरब सागर। दे वर ओनली एबल टू रिटेन दियर पोसेसन इन वेस्टर्न इंडिया, और ये अपना केवल अधिकार कार क्षेत्र ज़्यादातर वेस्टर्न इंडिया तक ही फैला पाए। गोवा रिमेंड विद द पोर्तुगीज टिल 1961, हमारी आज़ादी के बाद तक जो है वो किसके अधीन रहा, पोर्तुगीज के अधीन। बाद में एक समझौता हुआ जिसके तहत गोवा इंडिया में शामिल हो गया, आफ्टर व्हिच बिकेम पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेकेंड, डच। By the early 17th century, the Dutch established their trading center in Surat, Ahmedabad, Bharuch, the Karaikal, Pulicat, बालासोर, नागापत्तनम एंड मौसलीपत्तनम। ये उस समय के पुरानी पोर्ट सेंटर थे, कुछ पुराने ट्रेडिंग सेंटर थे जो फेमस थे, और यहाँ पर उन डच ने अपने अपने ट्रेडिंग सेंटर को स्थापित किया। इवेंचुअली दे शिफ्टेड दियर अटेंशन टू द फार ईस्ट, कहाँ पे, ईस्ट में, पूर्वी क्षेत्रों में, एंड इस्टेब्लिश द कॉलोनियल एम्पायर इन जावा एंड इंडोनेशिया, इंडिया से हट करके जावा इंडोनेशिया में, और इंडिया में केवल अपना आने जाने के रास्ते मार्ग जो थे वो स्थापित किए। नेक्स्ट है फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इन 1664, इसमें स्थापित हुई 1664 में। सॉट टू एक्सपैंड इट्स बेस इन इंडिया, और उसने भी जो है अपने ट्रेडिंग सेंटर के साथ साथ उपनिवेश बनाना, कॉलोनीज करना शुरू किया। इट पोज्ड अ चैलेंज टू EEIC, और इसको सबसे बड़ा चैलेंज जो किसके साथ था, EEIC। द अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया वर पौंडीचेरी, आज है पुडुचेरी, जो कि तमिलनाडु के पास में है, एक यूनियन टेरिटरी है, एंड चंदेरनगौर, माहे एंड कराईकल। नेक्स्ट, द EEIC early years. EEIC set up its first trading post in Surat in 1609, and 1615 Sir Thomas Roe arrived in India, and the English ambassador to the courts of जहांगीर, एक इंग्लिश राजदूत, दूसरे जो पहले तुमने बताया था विलियम हॉकिंस आए, और दूसरे जो है सर थॉमस रो आए, और स्टेट टिल 1619 तक रहे, एंड रिसीव्ड अ रॉयल फरमान विच अलाउड द EEIC टू सेटअप इन इंडिया। राशि फरमान, द ईस्टर्न इंडिया अप मोर फैक्ट्रीज, अधिक फैक्ट्रीज लगाने का फरमान उनको जहांगीर से मिला। 10 अपार्ट फ्राम सूरत, द इंग्लिश इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज एंड बेसेस at many other places, western India Bharuch, modern day Bharuch and Ahmedabad, south India Mausoleepatnam in 1611, eastern India Balasore, Orissa, now Odisha 1633, and Hooghly Bengal 1651। डेटेज आर इम्पॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, और मेन नोट्स आप शॉर्ट आउट करके लिखिएगा। द फोर्टिफाइड ऑपरेशनल बेसिस इन मद्रास, नाउ चेन्नई, उस समय चेन्नई का नाम मद्रास था, और उन लोगों ने फोर्टिफाइड किलाबंदी करना शुरू किया। बॉम्बे, उस समय मुंबई नाम, अब मुंबई नाम है, पहले बॉम्बे था, एंड कलकत्ता, अब उसको कोलकाता कहते हैं। बॉम्बे अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, बॉम्बे जो था ये आइलैंडों का ग्रुप था, द्वीप समूहों का। कंट्रोल ऑफ द पोर्तुगीज, किससे कंट्रोल में था, पोर्तुगीज के, पुर्तगालों के। इन मई 1661 व्हेन द ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड मैरिड, जब ब्रिटिश के प्रिंस राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी हुई पोर्तुगीज प्रिंसेस के साथ, कैथरीन के ऑफ ब्रेगेंजा, और उसमें पोर्तुगीज ने उन्हें एक तरह से दहेज के रूप में बॉम्बे को दे दिया। ही गॉट बॉम्बे एज कैथरीन डाउरी फ्रॉम हर फादर, अपने पिता से उनको बॉम्बे जो है दहेज में मिला। किंग जॉन फोर्थ ऑफ पुर्तगाल, उस समय पुर्तगाल के जो किंग जॉन फोर्थ थे, सब अंडरलाइन करते रहिएगा। सब्सिक्वेंटली द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वर गिवन टू EEIC, और प्रिंस चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे को EEIC पर दे दिया, किस पर, लीज फॉर ए सम ऑफ £10 पर एनम। ये शायद क्या है, 10 पाउंड नहीं,
ऐसे पर एनम मतलब पर साल एक लीज पर दे दिया कि आप हमें इतना पैसे देते रहिएगा। द स्ट्रगल फॉर पावर, अब इन कंपनियों के बीच में आपस में संघर्ष होने लगा, शक्ति के लिए कौन सुपर हो पाएगा, कौन हावी हो पाएगा। और ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, इसमें पॉइंटेड किया गया, इसको अच्छे से समझिएगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज बाय वेरियस यूरोपियन पावर इन इंडिया रिजल्ट इन फायर्स कंपटीशन एंड रेबेलरी। दोनों के बीच में उनके बीच में एक फायर्स कंपटीशन, एक कंपटीशन होने लगा। ऑल ऑफ देम वांटेड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। एंड अटेन अ मोनोपोली ओवर ट्रेड, और व्यापार पर अपना एक अधिकार चाहते थे। हाउएवर दिस वाज पॉसिबल ओनली व्हेन दे वर एबल टू, जैसे मीनिंग दिया गया, एलिमिनेट मीन्स अदर राइवल कंपनीज हैव कंट्रोल ओवर द पोलिटिकल पावर ऑफ द कंट्रीज विद which they had trade relation. Thus a struggle for greater colonies possession started. अब उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। बाई द 18th century द ब्रिटिश एंड फ्रेंच एरोज एज द टू मेजर पावर, और 18वीं शताब्दी तक केवल EIC और फ्रेंच EIC जो है दो मेजर पावर के रूप में रह गई। पोर्तुगीज लास्ट दियर मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड while the Dutch were defeated and turned towards the spice trades in the Indonesian island. जब पुर्तगाल अपनी मोनोपोली खो दिया हारने के बाद, और इधर जो डच है ये भी अपना जो है ज़्यादातर इंडोनेशिया आइलैंड की तरफ मोड़ लिया। थ्रू आउट द 17th and 18th century इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्रेडिशनल राइवल इन यूरोप फॉट। जब इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ते थे तो इन इंडिया व्हेनेवर देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्बिशन क्लैश, तो इंडिया में भी इन दो कंपनियों के बीच में अपनी इकोनॉमिक्स के लिए क्लैश होते रहते थे। बाय द मिडिल ऑफ 18th century द इंग्लिश वर विक्टोरियस हैविंग आउस्टेड द अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम द इंडियन ट्रेड मार्केट। और 18th century के मध्य तक केवल इंग्लिश पावर रह गए, वो विजेता हुई एक तरह से, और सुपर मोनोपोली इनका हो गया। द Carnatic War. Okay, today's it is enough. I hope that you will read the chapter and understand by the explanation given by me with meaning Hindi to English and English to Hindi. आपको समझने में अब आसानी होगी और इसके नोट्स और मीनिंग आप करिएगा। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बस 18